Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 29 of our quick revision series। और आज हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेसी। तो देखिए, डेमोक्रेसी में स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं विंस्टन चर्चिल का एक कोट है जो है, डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल दी अदर फॉर्म्स दैट हैव बीन ट्राइड टाइम टू टाइम। तो इनका कहना क्या है कि आपको मतलब इसे पढ़ के लग रहा होगा कि ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं और डेमोक्रेसी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं, ये डेमोक्रेसी के मतलब इतने ज़्यादा फेवर में थे कि ये नहीं चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी की जो मेन जो वैल्यूज़ हैं, जो कोर आइडियाज़ हैं, और वो डेमोक्रेसी फेल हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब मेन होता क्या है कि वो इनका कहने का मतलब क्या था कि ये वर्स्ट फॉर्म क्यों है। क्योंकि देखिए, जब इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने का टाइम आता है, ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड में, मान लीजिए कोई क्या सिचुएशन चल रही है एक स्टेट में, और उस टाइम पर एक कोई लीडर है, उसे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, और पता चला कि भाई वहाँ पर इलेक्शंस आ गए, जिसकी वजह से क्या है वो डिसीजन पेंडिंग हो जाता है या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो ये जो फीचर्स हैं कि गवर्नमेंट चेंज होना या फिर लोगों को टाइम टू टाइम एक मौका देना दूसरे गवर्नमेंट को बनाने का, तो ये फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं। इसलिए उनका कहना था कि भाई डेमोक्रेसी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ऑल। अब हम स्टार्ट करेंगे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी से। तो अगर हम एंशियंट ग्रीस टाइम पीरियड की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो देखा जाता था उस टाइम पीरियड में। और पेरिक्लस एक फिलोसोफर रहे हैं, उनका कहना था कि डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर बेटर देन व्यूज़ ऑफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। कि जैसे कि हमने देखा था कि हमने फिलोसोफर जो पढ़ा था प्लेटो, ठीक है, प्लेटो के टाइम पीरियड में हमने देखा कि उन्होंने बनाया एक फिलोसोफर किंग, जो कि बहुत सारे मतलब उनकी स्टेजेस थी एजुकेशन की, वो सब क्रॉस करके एक बंदा बनता है, ठीक है, जो एक सिंगल बंदा है, और इसके मतलब ये इसके विजडम के बेसिस पर जो क्या है रूल्स बनेंगे, लॉ बनेंगे और लोग उसे फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आ, एक सिंगल बंदे के इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट के बेसिस पर आप, ये नहीं है कि आप सरकार चलाओ या फिर एक देश चलाओ, ठीक है, वो वहाँ पर बात आ रही है कि भाई मेन जो है डिस्कशन और डेलिब्रेशन जो है वो प्रेफर किया जाए। ठीक है, अब डेलिब्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, जिससे क्या होगा कि भाई एक मतलब रिजल्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। कि भाई आप एक सिंगल बंदे के बेसिस पर आपने एक लॉ बनाया और आपने देखा कि भाई 4-5 लोगों से डिस्कशन डेलिब्रेशन करके आपने एक लॉ बनाया, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि भाई जो डिस्कशन है उसमें हमने कुछ चीज़ें जो एक व्यक्ति ने मिस कर दी होंगी, हो सकता है कि भाई जहाँ पर 4-5 लोगों ने मिल के कुछ चीज़ को डिस्कशन करके बनाया तो उसमें वो चीज़ रेक्टिफाई हो गई हो। इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि मैनी स्कॉलर जो हैं स्टार्टेड टॉकिंग ऑन डेमोक्रेसी। ये पैराक्लस जो इन्होंने मतलब ये डिस्कशन किया इसके बाद से। अब इसमें नेगेटिव, जैसे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया एरिस्टोटल और प्लेटो के बारे में, जो कि डेमोक्रेसी को नहीं इतना फेवर कर रहे थे। स्टेटेड दैट डेमोक्रेसी इज़ लाइक अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन विजडम एंड प्रॉपर्टी। क्योंकि एरिस्टोटल का कहना क्या था कि मैन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ मैन ऑफ विजडम, जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो वाइज होगा, ठीक है, और वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे डेमोक्रेसी को। 19th सेंचुरी की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी बिकम पॉपुलर बिकॉज इन मॉडर्न टाइम्स पीपल वर मेकिंग स्टेट, जहाँ पे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया था। और डेमो और क्रेसी मतलब जो मिलके दो वर्ड्स मिलके अगर बनता है तो वो क्या होता है, रूल बाय पीपल। डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो जैसे हम पढ़ते हैं एक अब्राहम लिंकन का जो फेमस कोट है कि भाई डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो अब तो यही चीज़ है, ठीक है। डेमोक्रेसी वॉज मोस्ट सूटेबल फॉर रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड पीपल। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे देखिए डेमोक्रेसी की मतलब देखो रिलेटिव होता है ना हर एक चीज़, कि भाई अगर एक फॉर्म कोई है, हम एक मॉडल पढ़ रहे हैं तो हम इसके अगर प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, दूसरे किसी रिस्पेक्ट में बताएंगे कि भाई ये वाले मॉडल से ये वाला मॉडल हमारा ज़्यादा अच्छा है। तो जब हम देखते हैं सोशलिज्म की हम बात करें या कैपिटलिज्म की बात करें, तो उन सब से जो ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल सिस्टम है, स्टेबल सिस्टम होगा मतलब पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में, वो क्या होगा, डेमोक्रेसी। और अगर डेमोक्रेसी को जो क्रिटिसाइज़ किया गया तो वो इस बेसिस पर किया गया कि भाई मेन कॉन्सेप्ट जो डेमोक्रेसी का था वो था पावर, मतलब लोगों को क्या एम्पावर कराना। लेकिन अगर हम ये 19th सेंचुरी की अगर हम टाइम पीरियड में बात करें, हम देख रहे हैं कि जैसे यूएसएसआर है या कोरिया है, वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में था, वहाँ पर क्या कम्युनिज्म था। अगर हम डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करें
कि भाई टू वेज जो हैं टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, वो है नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस। नैरो सेंस में हम अगर देखें तो देख रहे हैं कि भाई एक सिंपल सा बात होती है कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, कि भाई फ्रॉम द पीपल है, फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है। ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है कि भाई मतलब आदमी क्या है कि एक उसके पास पॉलिटिकल राइट है, वोट का राइट है, और वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है और वहाँ पर जाके एक गवर्नमेंट बन गई। सिर्फ ये नहीं है सिंपल सा मतलब, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ जहाँ पर इक्वलिटी, लिबर्टी, टॉलरेशन, ऐसी वैल्यूज़ की जो है हम बात करते हैं। अब वैल्यूज़ जो हैं डेमोक्रेसी की वो क्या है, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर, टॉलरेशन, जैसे अभी हम पढ़ते आ रहे थे, पिछले हमने राइट में पढ़ा, ईसा बर्लिन को पढ़ा, उन्होंने बताया था वैल्यू प्लुरलिज्म के बारे में कि भाई टॉलरेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई जो दूसरे के आइडियाज़ हैं आपको उसे भी सुनना है, उसके लिए भी आपको स्पेस देना है। ये नहीं कि भाई आप एक किसी आइडिया पे बिलीव करते हैं और बी जो व्यक्ति है वो आपके मतलब एंटागोनिस्ट है वो व्यक्ति, लेकिन आपको क्या है टॉलरेट करना है उसके आइडियाज़ को भी, टॉलरेट इन द सेंस कि आपको इतना टॉलरेशन होना चाहिए कि भाई आप उसके आइडियाज़ को सुन पाओ, और उसे भी राइट होना चाहिए दूसरे व्यक्ति को भी जो कि आपके आइडियाज़ के अगेंस्ट है, लेकिन उसे भी राइट होना चाहिए कि भाई अपने आइडियाज़ को वो रख पाए, प्रपोज तो एटलीस्ट कर पाए। फ्रीडम जो है एक वैल्यू है कि भाई पार्टिसिपेट करने के लिए पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक स्फेयर में, और ह्यूमन डिग्निटी जो हम जैसे हम पढ़ते हैं आज भी डेमोक्रेसी, जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कि भाई राइट टू लाइवलीहुड है या फिर ह्यूमन डिग्निटी की हम बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। चॉइसेस, ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस, ठीक है। फरीद ज़कारिया एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि भाई डेमोक्रेसी से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करनी चाहिए। जैसे कि ब्रिटेन इज़ वन सच नेशन वेयर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ हायर देन अदर नेशन। ऐसा क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बात होती है लिमिटेड गवर्नमेंट की, जहाँ पर क्या है स्टेट को जो आर्बिट्रेरीनेस है स्टेट की, कि भाई स्टेट जो है वो अपने हिसाब से लॉ बना रही है और उस चीज़ को मतलब अप्लाई कर रही है लोगों के ऊपर, और हो सकता है वो गलत है। किसी की ऐसा भी नहीं, जैसे हम बात करते हैं कि भाई स्टेट जो है वो राइट टू लाइफ मतलब इतना ज़्यादा फंडामेंटल हम माना जाता है कि स्टेट उस चीज़ को नहीं ले सकता है, वो इनएलिएनेबल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि भाई वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ मतलब राइट जो हैं वो इतने ज़्यादा सैक्रोसेंट होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं, मेन जो आइडियाज़ हैं डेमोक्रेसी के, फीचर्स मतलब जो वैल्यूज़ हैं, तो वो चीज़ को मतलब इंटैक्ट करके रखना है। तो जैसे हम रूल ऑफ लॉ की बात करें या फिर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करें तो इन चीज़ों में बात होती है। दूसरी चीज़ हम देखें कि भाई अगर ब्रिटेन की हम बात करें कि भाई ब्रिटेन का ऐसा क्यों एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया तो डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप हुई, मतलब डेमोक्रेसी धीरे धीरे डेवलप हुई, एक ट्रांजिशन हुआ है वहाँ पर, क्योंकि लोगों को पता चला कि भाई डेमोक्रेसी की एक्चुअल में क्या है, नीड है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने किसी दूसरे स्टेट को देखा कि भाई वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो हम भी यहाँ पर डेमोक्रेसी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर मोनार्किकल सिस्टम जो चल रहा था, उसके बाद फिर लोगों ने देखा कि भाई जो लोग मतलब पहले अवेयरनेस आई, क्या हुआ, पहले लोग अवेयर हुए उस चीज़ को लेकर कि भाई उनकी नीड क्या है, उनके साथ गलत क्या हो रहा है, अवेयर हुए, फिर मोनार्की से जाके वो धीरे धीरे ट्रांजिशन हुआ डेमोक्रेसी की तरफ। तो नीड के हिसाब से वो ट्रांजिशन हुआ है। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई सोसाइटी जो है क्या फ्यूडल थी। अब ब्रिटिशर्स ने जो मतलब रूल के दौरान एक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई कर दिया, तो रूल ऑफ लॉ डिड नॉट हॉलिस्टिकली डेवलप। अब हॉलिस्टिकली डेवलप नहीं हो पाया, तो आज भी हम देख रहे हैं कि जैसे अगर इंडिया के हम मतलब रिस्पेक्ट में बात करें तो मोस्टली रीजन में होता क्या है कि मतलब जो रूल ब्रेकर्स हैं एक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल एक तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिकल जो जैसे हम कहते हैं मसल पावर, तो मसल पावर इतना ज़्यादा जो मतलब नेक्सस है पॉलिटिक्स में कि भाई वो अगर वो नहीं है आपके पास या फिर आप मनी पावर नहीं है आपके पास, तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम अगर एक थियोरेटिकल बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स का ऑल ओवर मतलब ही अलग है कि भाई लोगों के लिए काम करना है, स्टेट को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। तो ये सब चीज़ों की हम बात करते हैं, और जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेकिन जब इतना ज़्यादा नीड के हिसाब से हम डेवलप नहीं हुए, लोग अवेयर हो नहीं पाए हैं, तो अब लोगों को क्या है, सिर्फ पावर की एक लालच है, ठीक है, ग्रीड है कि भाई हम बस पावर में आ जाएं, तो लोग क्या करते हैं, रूल ब्रेक करते हैं, लोग अपनी एक इमेज बनाते हैं कि भाई हम मतलब बहुत पावरफुल है, पैसा है हमारे पास, और जिसकी वजह से लोग क्या उन्हें मतलब मानते भी हैं कि अरे भाई आप ही मतलब पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। और इस चीज़ को एक कल्चर बना लिया गया है, जैसे कि हम गनर मर्डल हमने जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट में पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा एक कल्चर भी मतलब है
कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो रूल ब्रेक कर रहे हैं तो उस चीज़ को लोग जो हैं वो मान रहे हैं, बहुत अच्छा मान रहे हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करा जाता है इस चीज़ में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिया में कि नहीं हो पाया वो होलिस्टिकली डेवलप। अब एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हम सैमुअल पी हंटिंगटन को पढ़ते हैं, जिन्होंने फर्स्ट वेव के बारे में बात किया। उन्होंने कहा भाई 3 वेव आई हैं। तो फर्स्ट वेव में हम बात करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वो डेमोक्रेटिक हो गए। लेकिन जब फर्स्ट रिवर्स वेव आई, रिवर्स वेव क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मतलब रोल बैक कर लिया उन्होंने डेमोक्रेसी से, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, पोर्तुगल है। तो यहाँ पर क्या डेमोक्रेसी फेल हो गई। जैसे हम देख रहे हैं जर्मनी में हिटलर ने मतलब टायरेनिकल एक रूल किया। जब सेकंड वेव की हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी केम बैक इन यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एज अ रिजल्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो जब यूरोप में हम देख रहे हैं कि जब डीकोलोनाइजेशन हुआ, कि जो बड़ी बड़ी कॉलोनी जब इकट्ठी हुई थी पहले, फिर जब क्या है सब लोग अलग अलग होने लगे। जैसे हम अभी बात करेंगे यूएसएसआर जब टूटा, ठीक है, तो इसमें कितनी सारी मतलब छोटी छोटी स्टेट जो है वो अलग अलग हो गई। तो अब ऑटोनॉमस मतलब स्टेट जो बन गई और सब अपने अपने हिसाब से अपना जो जो भी मॉडल है स्टेट का, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो सोशलिस्ट मतलब पॉलिसीज़ अपना रहे हो, कुछ भी जो चीज़ वो ऑटोनॉमस हो गई इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई एज अ रिजल्ट ऑफ डीकोलोनाइजेशन एक्सपेंडेड टू फॉर्म कॉलोनीज़। लेकिन अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि भाई हर जगह वो जो क्या चीज़ है, ये चीज़ मतलब डेमोक्रेसी है जो अप्लाई नहीं हो पाई। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये कोलैप्स ही हो गई हर जगह, लेकिन इंडिया और श्रीलंका को छोड़कर। थर्ड वेव की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे भाई विद द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप देयर हैज़ बीन ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ईस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, जो ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया, ये वाला रीजन जो है। तो हम यहाँ पर यूरोप की अगर हम बात करें, मेडिटेरेनियन सी हो गया, अफ्रीका हो गया, तो हम यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब एक्सपेंशन हुआ डेमोक्रेसी का। लेकिन जैसे हम कुछ यहाँ पर जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सॉरी एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे हम नॉर्थ कोरिया की बात करें, चाइना की बात करें, या अरब वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब एक्सपेंशन नहीं हो पाया। और इस चीज़ का रीज़न हम देते हैं अरब एक्सेप्शनलिज्म से। वो क्या है कि भाई अरब में जो है कि मतलब वहाँ पर मतलब वैल्यूज़ अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, तो वहाँ पर नहीं हो पाया। अब बात की जाती है भाई वेस्ट जो है वो मतलब कल्चरल इम्पीरियलिज्म कर रहा है, जो हम अभी पढ़ रहे थे राइट्स में भी हमने पढ़ा कल्चरल इम्पीरियलिज्म के बारे में। तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म में हम देख रहे थे कि भाई वेस्ट जो है वो अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, थोप रहा है ईस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि भाई वेस्ट अगर ईस्ट के ऊपर मतलब वैल्यूज़ को थोप रहा है, तो यहाँ पर अरब में मतलब अरब वर्ल्ड में या जो गल्फ़ नेशंस हैं वहाँ पर क्यों नहीं हो पाया ऐसा। तो इस चीज़ की क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पर बात आती है अरब एक्सेप्शनलिज्म की। डिस्कोर्स बाय वेस्टर्न स्कॉलर दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट कंपैटिबल विद इस्लाम। इस्लाम मतलब उसमें रिलीजन का एक मतलब पर्सपेक्टिव देते हुए बताया गया कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अब जब नहीं हो पाया तो भाई कोई ना कोई रीज़न देना पड़ता है। तो जैसे कि गल्फ़ मोनार्की, डिक्टेटरशिप इन इजिप्ट है, ट्यूनीशिया। अब अरब स्प्रिंग क्या होता है? तो अरब एक्सेप्शनलिज्म हमने बात की। तो अरब स्प्रिंग क्या था कि भाई चैलेंजेस द मिथ ऑफ अरब एक्सेप्शनलिज्म। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई जो अरब एक्सेप्शनलिज्म की आप बात कर रहे हैं वो अरब एक्सेप्शनलिज्म नहीं है, वो अरब स्प्रिंग है। वुड हैड बिकम फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी बट बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इट मूव्ड इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे हम यहाँ पर एक केस पढ़ते हैं कि भाई ट्यूनीशिया में एक वेजिटेबल वेंडर ने अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि वहाँ की जो पॉलिसीज़ जो एक्चुअल में चल रही थी मतलब ये गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो उससे खुश नहीं था, लोग खुश नहीं थे, लोगों के अंदर आक्रोश था। फिर इसकी वजह से प्रोटेस्ट हुए काफ़ी डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन तब भी जो चीज़ वो है जो मतलब सबसाइड कर दी गया उसे, वो चीज़ दब गई। तो लेकिन हुआ क्या कि इट इज़ टर्न इनटू अरब समर। और फरीद ज़कारिया कहते हैं कि भाई ये तो अरब मतलब विंटर साबित हुई है, अरब स्प्रिंग नहीं था ये, ठीक है। तो हमने देखा अरब एक्सेप्शनलिज्म, हमने देखा कि उसके अगेंस्ट में आया अरब स्प्रिंग, और फरीद ज़कारिया कह रहे हैं अरब स्प्रिंग भी नहीं हुआ, ये अरब विंटर हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेमोक्रेसीज़ की मतलब कंट्रीज़ में मतलब वर्ल्ड लेवल पर जो स्टेट्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसीज़ को अपनाया है काफ़ी। लेकिन बहुत सी स्टेट्स में जैसे कि लीबिया, इराक और यहाँ की हम बात करें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो गई है। वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ नॉट बिकम डेमोक्रेटिक। वर्ल्ड ऑर्डर अगर हम एक बात करें कि जैसे कि हम यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या फिर यूएन की जो अदर बॉडीज़ हैं हम उनकी बात करें, यूएनएचआरसी की बात हम कर सकते हैं। तो ये सब जो वर्ड वहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेटिक मतलब जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वो एक्चुअल में नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पावर जो है वो अभी भी वेस्ट के हाथ में मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है।
ठीक है, जैसे कि हम देखें जो बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, तो इन सब के जैसे अभी भी हम अगर बात करें तो अगर इनके जो चीफ हैं वो क्या है, वो यूएस सिटीजन्स ही हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई पावर जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी भी मतलब है, अब मतलब यूएस सिटीजन्स है या यूरोपियन सिटीजन्स हैं, तो ये सब चीज़ें कही जाती हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ एक स्कॉलर है, उन्होंने बोला कि भाई इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सफ़र फ्रॉम डेमोक्रेटिक डेफिसिट। अब डेमोक्रेटिक डेफिसिट एक टर्म आता है कि भाई ग्लोबल गवर्नेंस में क्या है कि एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। जैसे कि हम बात करें कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, तो हम अगर बात कर रहे हैं वहाँ पर परमानेंट मेंबर बनने की, अगर वहाँ पे कोटा सिस्टम चल रहा है, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है वहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये पूरा मान लीजिए एशिया हो गया। अब देखिए अगर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा एशिया में, लेकिन अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ से जितनी सीट्स होनी चाहिए उतनी वहाँ पर है नहीं। इंडिया भी जो इतना बड़ा मतलब एक पॉपुलेशन है इंडिया का, उसके बाद भी हमारा एक परमानेंट मेंबर नहीं है वहाँ पर। तो इस चीज़ की बात की जा रही है कि वहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। तो जैसे कि इंडिया जो है सब्सिडीज़ दे रहा है, अगर एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दे रहा है अपने फार्मर्स को, तो उस चीज़ को क्या है चैलेंज किया जाता है यूएन में। डेविड हेल जो है वो कह रहे हैं कि भाई जो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है इसको पूरा करने के लिए हमें कॉस्मोपॉलिटन मॉडल को जो है डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ेगा। तो कॉस्मोपॉलिटन मॉडल जो है वो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये हमें पढ़ना है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। और तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए इन्होंने बताया डेविड हेल ने कि भाई कॉस्मोपॉलिटन मॉडल जो है हमें अपनाना है। तो सजेशन क्या है डेविड हेल के, इन्होंने बताया कि शॉर्ट टर्म में क्या है वहाँ पर नीड है यूएनएससी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस में हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम पढ़ते भी यूएनएससी रिफॉर्म्स के बारे में। और मेक देम मोर रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने अभी आपको बात की भाई रिप्रेजेंटेशन हर जगह से होना चाहिए। अगर आप पॉपुलेशन वाइज देख रहे हैं तो भाई अफ्रीका इतना बड़ा मतलब कॉन्टिनेंट है, वहाँ से आपको अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एशिया से जहाँ पे नहीं है मतलब रिप्रेजेंटेशन, आप वहाँ से भी लीजिए लोगों को। तो इस चीज़ की बात की जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर यूरोपियन पार्लियामेंट की बात करें तो दे शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब रीजनल पार्लियामेंट, एक रीजनल पार्लियामेंट भी होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई ग्रास रूट डेमोक्रेसी को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए और उसे स्ट्रेंथन करना है हमें। इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरेंडम एट ग्लोबल लेवल पर भी क्या है रेफरेंडम होना चाहिए। लोगों से हमें पूछ के ही जो भी लॉज हैं या फिर जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं तो वो हमें रेफरेंडम के बेसिस पर ही कराना है। लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड गवर्नमेंट को हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो डेविड हेड ने कॉस्मोपॉलिटन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बनाने के लिए ये कुछ सजेशंस दिए हैं। ठीक है, अब हम सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इन नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। तो सैमुअल पी हंटिंगटन बोलते हैं कि भाई वेस्ट जो है वो वेस्ट है, वेस्ट इज़ बेस्ट इवन इफ़ इट बिकम मॉडर्न। इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखो वेस्ट क्या कर रहा है, जैसे हमने भी बताया कल्चरल इम्पीरियलिज्म कर रहा है, तो उसकी जो वेज ऑफ लाइफ हैं, जो उसके लाइफ स्टाइल है, वो उस चीज़ को यूनिवर्सल बना के मतलब यूनिवर्सल वैल्यू बना के क्या कर रहा है, कल्चरल इम्पीरियलिज्म कर रहा है, ईस्ट के ऊपर थोप रहा है। इकोनॉमिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक टर्म होता है कोका कोलोनाइजेशन, मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे कोका कोला यूएस ने बनाया, अब हर जगह वो अगर वर्ल्ड लेवल पे भी ग्लोबल लेवल पे अदर जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर उस चीज़ को वो सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि भाई लोग जो है वो हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद हमारी जो वैल्यूज़ हैं उस चीज़ को भी अडॉप्ट कर लेंगे और हमारी बात को फिर आगे चल के मानने भी लगेंगे। जो हमने अभी कल्चरल इम्पीरियलिज्म में पढ़ा था और वैल्यू प्लuralism मतलब हम जो ईसा बर्लिन के उस पर पढ़ रहे थे तो हमने देखा। अब यहाँ पर जो एक टर्म है वेस्ट इज़ बेस्ट इवन इफ़ इट बिकम मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब एक्चुअल में होता है क्या है कि भाई अगर वो मॉडर्न हो जाए कोई चीज़, मतलब कोई स्टेट अगर मॉडर्न बन रहा है अपने आप को, तो उसे एक्चुअल में दूसरे जो कल्चर हैं, दूसरे जो स्टेट के कल्चर हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर थोपना है। तो बात यहाँ पर ये आ रही है कि भाई अगर वेस्ट जो है वो वेस्ट ही रहेगा अगर वो मॉडर्न भी बन जाता है। ठीक है, ली क्वान यू और महातिर मोहम्मद कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ वेस्टर्न ऑब्सेशन है, इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद एशियन वैल्यूज़ के साथ ये कंपैटिबल नहीं है, जो कि बेस्ड है कम्युनिटेरियनिज्म, फैमिली सॉलिडेरिटी एंड डिसिप्लिन के ऊपर। तो ली क्वान यू बोल रहे हैं कि अप्रिशिएटेड चाइनीज़ मॉडल एंड हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ इंडियन मॉडल। तो अभी हम ये चाइनीज़ मॉडल जो डेमोक्रेसी का है
वो भी देखेंगे। देखिए, विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वेदर इट हैज़ कम बाय ग्लोबलाइजेशन दैट नेशन इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन इट्स ओन कल्चर, एग्जांपल चाइना। तो यहाँ पर बात की जा रही थी, वो ये कह रहे हैं कि मतलब कोको कोलोनाइजेशन में हमने देखा कि भाई यूएस ने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस ने सोचा कि भाई हम दूसरे स्टेट्स को अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे और लोग जो है कंज्यूम करेंगे तो वैल्यूज़ को अपना लेंगे। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा था, अगर उनका मानना ये था। लेकिन अगर चाइना का एग्जांपल लें तो भाई चाइना क्या कर रहा है, वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहा है। इनफैक्ट मतलब बहुत सी पॉलिसीज़ चाइना में ऐसी हैं, जैसे कि आप देखिए बड़े बड़े जो भी मतलब नेशंस हैं, हम आज की डेट में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, चाइना में वो चीज़ में यूज़ नहीं की जा रही हैं। जो भी वो पॉलिसी बना रहा है वो अपने लोगों के लिए बना रहा है स्पेसिफिक। वो ये नहीं कह रहा है कि नहीं वेस्ट ने कोई चीज़ दे दी तो हम इस चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे। सिंपली वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। विद इकोनॉमिक ये हो गया। एलपीजी रिफॉर्म्स, जैसे अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया वाज टर्म्ड एज सेकंड प्राइज्ड विद डेस्टिनी बाय ली क्वान यू। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई इंडिया में जब ज़रूरत थी एलपीजी रिफॉर्म्स की, तो चाहे वो फोर्सफुली हुआ हो, लेकिन हाँ एलपीजी रिफॉर्म्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए। अब अमर्त्य सेन जो है वो रिप्लाई कर रहे हैं ली क्वान यू को। वो कह रहे हैं कि भाई ली थीसिस जो है वो मैं सपोर्ट नहीं करता। डेमोक्रेसी जो है वो एक वेस्टर्न वैल्यू नहीं है, एक यूनिवर्सल वैल्यू है। वो ये कह रहे हैं कि अगर वेस्ट ने डेमोक्रेसी को पहले अपना लिया तो क्या वो उनकी वैल्यू हो गई? डेमोक्रेसी तो एक प्रिंसिपल है जो कि कोई भी स्टेट जो है वो उसे अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर डेमोक्रेसी को, अगर वो अच्छा मॉडल है, अगर वो उससे जो स्टेट एक सिस्टमेटिक वे में चल पा रहा है, तो भाई वो एक मतलब वैल्यू है, वो हर कोई अपना सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वेस्ट ने उस चीज़ को अपना लिया है तो वेस्ट का ही हो गया वो, ठीक है। ऐसा नहीं है, वो एक यूनिवर्सल वैल्यू है। नो कनेक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कनेक्शन नहीं है। कि जैसे ली का ये आइडिया था, तो जैसे चाइना जो है वो कम्युनिस्ट हुआ तो उन्होंने कहा जब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है तभी आई यहाँ पर। नो कोरिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स में भी बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि स्टेट को क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पीपल की बात करते हैं यहाँ पर अमर्त्य सेन। डेमोक्रेसी हैज़ शोन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ दैन ऑथोरिटेरियन रिजीम। जैसे कि हम एग्जांपल देखें तो बोत्सवान जो है आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी है इन अफ्रीका, हैज़ रेज अ गुड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इंट्रेंसिक है, इंस्टीट्यूशनल है और एजुकेशनल है। इंट्रेंसिक कैसे कि भाई डेमोक्रेसी इज अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑन सेल्फ वर्थ। जैसे कि मतलब जैसे डेमोक्रेसी की जो इंटेक्ट वैल्यूज़ हैं अंदर, डेमोक्रेसी अगर होगी तो लोगों को कैसा लगेगा। तो इंट्रेंसिक कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ए और बी व्यक्ति है, एक गरीब है एक अमीर है। तो अब लेकिन वोटिंग राइट जब हमने सबको बराबर दे दिए तो सबको क्या लगेगा, एक मतलब अंदर से फीलिंग आएगी कि हम सब बराबर हैं, ठीक है, हमारे पास भी हक है वोट का। और रिप्रेजेंटेटिव अगर दूसरा व्यक्ति ए भी चुन रहा है तो हम हमारे पास भी हक है वोट देने का, हम भी चुन रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या है, लोगों को एक इक्वालिटी वाली फीलिंग आती है। तो ये एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंस्टीट्यूशनल की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में मतलब जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है वो क्या है कि भाई गवर्नमेंट को वो है अकाउंटेबल बनाता है, कि सिस्टम जो है वो ऐसा मतलब हम बना दें कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मतलब आने लगे सिस्टम में। कि भाई कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उस चीज़ को एग्जीक्यूट कराया गया। जब एग्जीक्यूट कराया गया मतलब ग्राउंड लेवल पर, तो हमने देखा कि भाई वो कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली। जैसे आज हम देखते हैं ना पायलट लेवल पर कोई भी स्कीम जो है वो रन करती है पहले। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर पीपल से हम मतलब पूछते हैं फीडबैक के लिए कि भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब ये सब होगा तो लोगों के अंदर ऊपर से मतलब उस पॉलिसीज़ के लिए एक अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि भाई हम फीडबैक जब अगर नेगेटिव आया तो हमें उस चीज़ के लिए जो भी पनिशमेंट है वो भी लेनी पड़ेगी। तो ऊपर से जो कोशिश ये रहेगी कि हम जो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सही लेकर जाएँ, या फिर सिस्टमेटिक तरीके से हमें जो भी वर्क करना है। एजुकेशनल अगर मतलब डेमोक्रेसी में हम देखें तो क्या है, इंक्रीज पीपल्स अवेयरनेस। कि अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो पीपल को क्या रहेगा, जैसे कि राइट टू, हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, हम राइट टू डिसेंट की बात करते हैं। तो अब ये सब जब चीज़ें रहेंगी तो लोगों के अंदर क्या है भाई, लोगों को एक मतलब अवेयरनेस रहेगी लोगों के अंदर, ठीक है। लोगों को रहेगा कि भाई हमें जानकारी रहनी चाहिए। पीपल नो देयर राइट टू पार्टिसिपेट भी रहेगा कि भाई हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और हम एज अ लीडर भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं डेमोक्रेसी में। अब अमर्त्य सेन क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मे हैव सम चैलेंजेस। डेमोक्रेसी में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं मतलब हार्ड डिसीजन लेने के लिए, बट एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी इट्सेल्फ इज़ नॉट एन ऑब्स्टिकल। डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में एक ऑब्स्टिकल नहीं है,
वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ डेमोक्रेसी, देयर इज यूनिवर्सल एक्नॉलेजमेंट दैट नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेटर देन डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि भाई यूनिवर्सल एक्नॉलेजमेंट हो चुका है इस चीज़ का कि भाई डेमोक्रेसी से अच्छा फॉर्म जो है गवर्नमेंट का वो नहीं है। आज भी आप देखिए भाई डेमोक्रेसी जो है मोस्टली जो नेशंस है वो उस चीज़ को अपना रहे हैं। पैराडॉक्सेस क्या हैं डेमोक्रेसी के, गिवन बाय लेरी डायमंड। इसमें हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड कंसेंसस की हम बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स कॉम्पिटिशन, बट सम टाइम कॉम्पिटिशन टेक्स अगली टर्न एंड बिकम्स कॉन्फ्लिक्ट विच इम्पैक्ट्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि देखो डेमोक्रेसी में हम कंसेंसस की बात करते हैं कि भाई सबके कंसेंट से ही कोई भी चीज़ मान लो बन रही है, एक पॉलिसी बन रही है। मान लीजिए ये लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक रूलिंग गवर्नमेंट वाले लोग भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर अपोजिशन भी बैठा हुआ है। अब कोई पॉलिसी बननी है तो अब यहाँ पर अपोजिशन एक जब अपोजिशन को लगेगा कि भाई ये तो जो लॉ है रूलिंग पार्टी अपने लिए बना रही है, तो वो अपोज करेंगे, तो बताएंगे कि नहीं भाई आप ये तो गलत कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ पर चेंजेस कर दें। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई अपोजिशन हर एक लॉ पर, हर एक पॉलिसी जो भी बन रही है, जो भी लॉ बन रहे हैं, आप उस चीज़ को निगलेक्ट ही करें, अपोज करें, तो वहाँ पर क्या है कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन को मतलब मौका नहीं है या फिर चांस नहीं मिलता है कि हर चीज़ को अपोज करें, वो भी वो वहाँ पर किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में एक कंसेंसस वाली बात भी होती है और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात भी होती है। तो ये क्या है, पैराडॉक्स है। रिप्रेजेंटेटिव्स अगेंस्ट गवर्नेबिलिटी, तो रिप्रेजेंटेटिव भी दिए जाते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि भाई अगर हर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब हर जगह जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नेबिलिटी के मतलब बेसिस पे जो क्या खरा उतरेगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो हर कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर इनडिसिप्लिन की भी बात होती है, तो ये भी पैराडॉक्स है। कंसेंट एंड इफेक्टिवनेस की बात करें तो अगर हम कंसेंट की बात करेंगे तो जैसे पॉपुलर पॉलिसी है, तो जो पॉलिसीज़ कुछ मतलब डिमांड ड्रिवन रहती हैं कि भाई लोगों को चाहिए या फिर इससे हम मतलब वोट्स पा सकते हैं, या फिर लोग जो पार्टीज़ हैं वो वादे कर देती हैं बड़े बड़े पावर में आने के लिए। अब इससे होता है कि भाई आपने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ जो अपना तो ली, लेकिन इससे क्या होगा, इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो मतलब फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है इस चीज़ की वजह से, ये कुछ पॉपुलिस्ट पॉलिसी की वजह से। मतलब बहुत सारे स्टेट हैं आज की डेट में इंडिया में हम देख रहे हैं कि जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डेट में है। अब थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो सीबी मैकफर्सन के हम व्यू को देखते हैं। तो इन्होंने मतलब थ्योरीज को क्लासीफाई किया है, ट्रेडिशनल व्यू और जो कि क्लासिकल थ्योरी बोलते हैं जैसे, और मॉडर्न थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पॉलिस और सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस, ठीक है। यहाँ पर दो थ्योरी की बात की जाती है, टू मॉडल्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, डेवलपमेंटल मॉडल एंड प्रोटेक्टिव मॉडल। डेवलपमेंटल मॉडल में बोला जाता है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज़, कि भाई लोगों की पर्सनैलिटी के लिए हमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी देनी है लोगों को, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में क्लासिकल थ्योरी जो सीबी मैकफर्सन ने दी है उसके अंदर एक मॉडल है, डेवलपमेंटल मॉडल। दूसरा क्या है, प्रोटेक्टिव। Protective, according to Locke and Bentham, democracy is a form of government that gives protection to our right and liberties। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई अगर मान लीजिए हमने डेमोक्रेसी में एक स्टेट बनाई, तो स्टेट क्या है, स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे हम डीपीएसपी की हम बात कर लें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉक एंड बेंथम, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर राइट्स एंड लिबर्टीज़। और मॉडर्न थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है एलिटिस्ट थ्योरी एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी में। तो एलिटिस्ट थ्योरी में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई डेवलप्ड एज अ क्रिटिक ऑफ एगैलिटेरियन आइडियाज़। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई ये एज अ क्रिटिक ऑफ एगैलिटेरियन आइडियाज़। एगैलिटेरियन आइडियाज़ मतलब कि भाई डेमोक्रेसी में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक इक्वलिटी की, लिबर्टी की, इन सब वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। तो हम क्योंकि सबको बराबर मानते हैं ना, डेमोक्रेसी में सबको बराबर कहा कि भाई राइट टू डिसेंट भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बात की जाती है कि भाई जो एगैलिटेरियन आइडिया है इसके अगेंस्ट में एलिटिस्ट थ्योरी आई है। बात क्या है कि भाई ड्रॉज टू द फैक्ट ऑफ एलीट रूल दैट इट इज़ इनएविटेबल। अकॉर्डिंग टू एलिटिस्ट स्कॉलर, डेमोक्रेसी इज़ नथिंग बट सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। मतलब क्या है इसका, देखो वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये क्या है, एक स्टेट है, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, मासेस, मतलब बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन जो है मासेस। अब ऊपर जो रूल कर रहे हैं वो क्या है, एक दो तीन, बस चार लोग हैं, इन्हें बोले एलीट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान लो चार पाँच छः लोग बना लो, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि
पावर जो है वो ये कह रहे हैं कि मान लो ये एक एलीट का ग्रुप है, ये एक एलीट का ग्रुप है, ये एलीट का ग्रुप है, तो इनके बीच में ही जो पावर जो है वो सर्कुलेट होती है, मासेस तक पावर जो है वो जाती ही नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का कहना ये है। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है, तो इसका मतलब आप ये मत समझिए कि भाई सिर्फ जो एलीट क्लास है इनके बच्चे ही मतलब जो हैं वो पावर में हमेशा रहने वाले हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई अगर कोई मास से भी अगर कोई व्यक्ति अगर डेमोक्रेसी में है, एलीट मतलब एलीट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी भी वर्ड है, तो यहाँ पर इस चीज़ की परमिशन तो है कि यहाँ से कोई व्यक्ति जा तो सकता है। मतलब एक कोई मान लो बन गया, फॉर एग्जाम्पल हम मतलब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनका बैकग्राउंड कोई एलीट क्लास का थोड़ी ना था, लेकिन वो अब जो है वो अब एलीट क्लास में आ गए, इनका कहना ये है मैकफर्सन का, जो एलीट थ्योरी में जो बात कर रहे हैं कि भाई एक बार कोई एलीट बन गया तो वहीं पर जो है वो पावर सर्कुलेट होती है, एक्चुअल पावर जो है वो मासेस के पास नहीं जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ये मतलब है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल इज अ मिथ। ठीक है, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल जो है वो मिथ है। शम्पीटर क्या कहते हैं, मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब देते हैं शम्पीटर। वो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियन जो है वो एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड पॉलिटिक्स जो है वो एक मार्केट है। जैसे कि अब एंटरप्रेन्योर क्या है, देखो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि भाई वो देखते हैं कि भाई मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। ठीक है, आज की डेट में मान लो कोई एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है या फिर कोई एक मर्चेंटाइज वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो होगा क्या कि भाई ये पहले डिमांड देखेंगे मार्केट में कि आज की डेट में मान लीजिए हेयर फॉल लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आज की डेट में नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए मतलब कंपनी जो हैं वो आ रही हैं मार्केट में, तो वो देख रहे हैं भाई लोगों को हेयर फॉल हो रहा है अभी भी इतने प्रोडक्ट्स होने के बाद भी, तो आज की डेट में इस चीज़ की डिमांड है, तो इस चीज़ की डिमांड के बाद बेसिस पे क्या है कि ये कंपनी क्या है हेयर फॉल का एक न्यू प्रोडक्ट लेके आती है। ठीक है, तो अब जब न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है तो वो मार्केट में बिकेगा भी अगर वो उसके रिजल्ट मतलब ठीक ठाक है। तो यहीं पे इस चीज़ की बात की जा रही है भाई, अगर पॉलिटिशियंस जो है वो क्या है एंटरप्रेन्योर है, जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे, अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स की डिमांड करेंगे, आप रिलीजन पॉलिटिक्स की डिमांड करेंगे, आप गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे कि भाई हमें सर स्कूल चाहिए अच्छे, आप नहीं मांगेंगे कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए अच्छी, अगर ये चीज़ नहीं मांगेंगे, अगर मांगेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, इस चीज़ पे डिस्कशन होगा, अगर आप ये चीज़ मांगेंगे तो इस चीज़ पे डिस्कशन होगा। तो वही चीज़ है कि भाई जैसा मार्केट मतलब डिमांड करेगा उस हिसाब से जो है वो पॉलिटिशियंस मतलब देश को चलाएंगे। ठीक है, तो व्हाट पीपल डिमांड पॉलिटिशियन जो है वो सर्व करते हैं वही चीज़। अब एलिटिस थ्योरी हमने देख लिया, यहाँ पर हमने देखा था शम्पीटर ने मार्केट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया था। और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर प्लूरलिस्ट थ्योरी हमने बोला था कि एक प्लूरलिस्ट थ्योरी होती है, तो रॉबर्ट डाल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है पॉलीआर्की का, इस चीज़ को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें मेडिसिन का व्यू क्या है, तो मेडिसिन बोल रहे हैं कि प्रपोज सिस्टम ऑफ डिवाइडेड गवर्नमेंट। अब देखो एलिट में क्या था कि सर्कुलेशन जो है पावर का क्या हो रहा था, एलिट के ही मतलब हाथों में हो रहा था। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पावर जो है वो उसका मतलब सेपरेशन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, कि जैसे मान लीजिए बाई कैमरल हम मतलब हाउस की बात करते हैं कि भाई एक ही हाउस में पावर नहीं है, अगर कोई बिल पास होगा तो वो पहले लोकसभा से होगा फिर राज्यसभा से होगा। इससे क्या होगा कि भाई ऐसा नहीं है कोई आर्बिट्रेरी मतलब जो आर्बिट्रेरीनेस है वो गवर्नमेंट की जो है वो कम हो जाती है। इससे मान लीजिए डिस्कशन डेलिब्रेशन को ज़्यादा स्पेस मिलता है, जिससे इफेक्टिवनेस जो है वो लॉ की ज़्यादा बढ़ती है। या लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, तो लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब बात की जाती है प्लूरलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एज ए आर्ग्यू दैट अनचेक डेमोक्रेटिक राइट माइट सिंपली लीड टू मेजोरिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द रिजल्टिंग सिस्टम इज़ रूल्ड बाय मल्टीपल माइनॉरिटी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, मेडिसिन की डेमोक्रेसी हो गई। पॉलीआर्की का मतलब क्या होता है भाई, लोग जो है वो पॉली मतलब मैनी और आर्की मतलब रूल, कि भाई जो लोग हैं बहुत सारे जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन है, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, इन सबको मौका दिया जाता है भाई पार्टी पावर में आने का। जैसे मान लीजिए आज की डेट में बीजेपी मान लीजिए पावर में है, कल की डेट में कांग्रेस थी, आने वाले समय में हो सकता है कोई भी एसपी या बीएसपी कोई भी पावर में आ सकता है। तो इस चीज़ की ये बात कर रहे हैं कि भाई जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन के पास रहती है। तो एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे फार्मर एसोसिएशन की हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ जो रूलिंग रेजिम है उनके पास ही है। अब मान लीजिए हमने अभी जो फार्म लॉज आए, लेकिन फार्म लॉज आने के बाद भी पूरा मतलब कंप्लीट होने के बाद भी उस चीज़ को भी क्या है सरकारों को वापस लेना पड़ा फार्मर एसोसिएशन के प्रेशर में आके, तो इनके पास भी पावर थी एक तरीके से। तो ये चीज़ क्या होगी, प्लूरलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उस चीज़ में आ जा रहा है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव है। तो देयर आर टू क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ, मतलब ये जो एक तरीके से जो थॉट दिया है, तो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव है। एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है ये पॉलीआर्की में। तो यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे बताया कि पावर जो है वो सेपरेटेड है, मतलब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में या फिर डिफरेंट बॉडीज़ में। तो यहाँ पर बात की जा रही है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के द्वारा, ये कह रहे हैं कि पावर जो है वो कैपिटलिस्ट और मतलब वर्कर, ये दो ग्रुप हैं, इनके बीच में होती है। तो कैपिटलिस्ट के हाथ में अगर जो पावर है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो क्या है, यहाँ पर पावर जो है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट के हाथ में है। और जो स्टेट जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है इनकी, कैपिटलिस्ट की, जो हमने पढ़ा अभी तक। तो इनके हिसाब से क्या था कि भाई रेवोल्यूशन आएगा तब जाके वर्कर के हाथ में पावर आएगी। तो पॉलिटिकल पावर रिफ्लेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड इन पर्टिकुलर अनइक्वल ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव वेल्थ। तो यहाँ पर इस चीज़ की बात की जा रही है। इसमें अगर एलिटिस्ट पर्सपेक्टिव हम देखें तो डेमोक्रेसी इज अ मिथ, ओलिगार्की इज आयरन लॉ। जैसे हमने अभी एलिटिस्ट जो मॉडल देखा था, तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई इनका पर्सपेक्टिव क्या है, कि भाई ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो मिथ है, और जो कुछ लोग हैं वही लोग रूल करते हैं। तो CW मिल का अगर हम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ही हैज सजेस्टेड दैट USA इज़ गवर्न बाय पावर एलिट। जैसे कि USA में डेमोक्रेसी है, ठीक है, लेकिन अब इनके पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कह रहे हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी होने के बाद भी जो पावर जो है वो सिर्फ एलीट के हाथ में ही है, अब मासेस के हाथ में नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल World War II के टाइम पर हम देखें भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, तो जो ये एक्शन है, जो इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया गया, वो किसने किया? मासेस ने तो किया नहीं। तो जो जो एलीट क्लास है, जो ऊपर बैठा हुआ है, उन्हीं लोगों ने किया था ना। तो पावर जो है वो एलीट के द्वारा एक्सरसाइज की गई थी। अगेंस्ट एलिटिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन USA, रॉबर्ट डाल ने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की, ठीक है। व्यूज़ ऑफ शम्पीटर हम देख लेते हैं। इन हिज वर्क कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ही आर्ग्यूज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर बात की जा रही है, शम्पीटर कह रहे हैं कि भाई इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट जो है वो मतलब डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, डिफरेंशिएट होनी चाहिए। जैसे कि पॉलीआर्की कैन बी अंडरस्टूड एज अप्रॉक्सीमेट डेमोक्रेसी रादर देन परफेक्ट डेमोक्रेसी। इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि फीचर्स ऑफ पॉलीआर्की क्या है? फंडामेंटल राइट्स, जैसे हम देख रहे हैं आज की डेट में, फंडामेंटल जो हम राइट की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई 13 है, 14 है, 15 है, 16, मतलब ऐसे करके जो राइट्स हैं ये फंडामेंटल है। जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, फ्रीडम टू प्रेस है, फ्रीडम टू डिसेंट है। कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम होगा पॉलीआर्की में, कि भाई ऐसा नहीं है कि एक पार्टी जो है वो सिर्फ रूल करने वाली है। यहाँ पर दूसरी जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है या फिर SP है, BSP है, तो इन सबको भी सबको मौका मिलता है, या आप है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा भाई, टाइमली इलेक्शन होगा, ठीक है। EVM का हम यूज़ करते हैं तो फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, की भाई अगर कोई कानून में मतलब खराबी है या लॉ कोई गलत बन गया है तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। और जुडिशरी मतलब इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उस चीज़ के लिए। और राइट टू डिसेंट और राइट टू प्रेस की हमने बात कर ही ली है। मैकफर्सन का व्यू क्या है यहाँ पर? वो कह रहा है कि भाई बोथ प्रोलिस्ट और एलिटिस्ट, इनका जो थ्योरी है वो प्रोसीजरल थ्योरी है। मात्र ये प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे जो पावर जो है वो इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, कि एलिटिस्ट के हाथ में हो रही है और प्रोलिस्ट के हाथ में हो रही है। लेकिन जो सब्सटेंशियल एक्सपेक्ट है, मेन प्रैक्टिकलिटी है, उस चीज़ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन डेमोक्रेसी एज मीन्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। जो मतलब जो मेन जो कोर वैल्यू है डेमोक्रेसी की, भाई पावर अगर तुम शिफ्ट तो कर लो यहाँ से वहाँ, लेकिन भाई उसका मेन मोटिव क्या है? मोटिव है कि भाई लोगों को एम्पावर कराना है, हमें डेवलप होना है, ग्रोथ की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो मैकफर्सन जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं, डाल शम्पीटर एक्सेस, कि भाई पॉलीआर्की और मार्केट मॉडल, बस इन दोनों की मतलब ये लोग बात कर रहे हैं प्रोसीजरल थ्योरी की, और सब्सटेंटिव एस्पेक्ट की जो है वो बात ही नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है? ये कह रहे हैं कि भाई क्रिटिकल ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबरल कंट्रीज, कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है, और डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी। देखो, डेमोक्रेसी फॉर माइनॉरिटी एंड डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी, इस चीज़ को समझते हैं कि भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब लिबरल थ्योरी, इसमें लिबरल कंट्रीज़ में हुआ क्या भाई, अगर डेमोक्रेसी अगर होगी तो वो किसकी होगी? कैपिटलिस्ट की होगी, क्योंकि भाई ये कम है, माइनॉरिटी है, लेकिन इनके लिए वो डेमोक्रेसी है। लेकिन डिक्टेटरशिप होनी चाहिए किसकी? मेजॉरिटी, वर्कर की होनी चाहिए। ये चीज़ मतलब एक्सपेक्टेड है रेवोल्यूशन के थ्रू। तो यहाँ पर वो मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म में, और डेमोक्रेसी इन कम्युनिज्म में। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नॉट परफेक्ट, ये डेमोक्रेसी फॉर माइनॉरिटी, डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी ओवर माइनॉरिटी। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जो इनकी जो माइनॉरिटी का मतलब जो डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को हमें कन्वर्ट कराना है इसमें। तो डेमोक्रेसी इन कम्युनिज्म जब आएगा कि भाई जो एक
मतलब एगैलिटेरियन सोसाइटी बनेगी भाई, वहाँ पर कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, परफेक्ट डेमोक्रेसी होगी। इट इज़ अ स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी, नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट सोशियो इकोनॉमिक लेवल पर भी जो है वो मतलब पॉलिटिकल जो है वो इक्वालिटी आने वाली है, ठीक है। परफेक्ट इक्वालिटी होगी, पीपल जो है वो अपने ट्रू फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है, ये कह रहे हैं कि भाई क्रिटिकल ऑफ लिबरल egalitarian thinker believe that substantive idea of democracy is very important। कह रहे हैं कि भाई substantive idea जो है वो बहुत ज़्यादा important है। democracy is not just procedure but empowerment of masses, ठीक है, हमने पढ़ लिया। लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को ऐसे मत मानिए कि भाई डेमोक्रेसी जो है मतलब वो एक ही तरीके से अप्लाई हो सकती है, ठीक है, उसके डिफरेंट मॉडल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हम इस चीज़ को समझते हैं। वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज जो है वो मोनोपोली नहीं क्लेम कर सकते हैं डेमोक्रेसी की, जैसे कि हम देखें रूलिंग पार्टी ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय पीपल, हैंस डेमोक्रेसी इज़ देयर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जैसे कि देखो, अब वहाँ पे हम कम्युनिस्ट पार्टी देख रहे हैं कि भाई चाइना में है, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। लेकिन अब होता क्या है कि वहीं पे दूसरी पार्टी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक जो मेन पार्टी है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी वैल्यू के खिलाफ नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर एक रीजनल लेवल पर है, फिर एक सेल बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं सबसे छोटे लेवल पर। अब होता है क्या, यहाँ से कोई पीपल इलेक्ट होकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, और फिर यहाँ से यहाँ जाता है। लेकिन जो एक मेन आइडिया वो है, वो एक ही पार्टी का जो है वो लोग सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इंट्रा पार्टी जो है वो डेमोक्रेसी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है कम्युनिस्ट जो मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके बावजूद भी। तो इस चीज़ को जो मैकफर्सन है वो प्रूफ कर रहे हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेसी का एक सिंगल मॉडल नहीं होता है, डिफरेंट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो हो सकते हैं। एनालाइज डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज एंड कॉल देम इनएगलिटेरियन। वो कह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न लिबरल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो इनएगलिटेरियन है। कैसे कि भाई मल्टी पार्टी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन वो जो पार्टी हैं वो काम किसके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ मेन कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनीज़ के लिए ही काम कर रही हैं, और यही लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं आगे चल के पॉलिटिक्स में। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर, एक्सट्रैक्टिव एंड डेवलपमेंटल। वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, 100% एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में रहती है। कि भाई जो पावर जो है वो कैपिटलिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पावर को एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि भाई स्टेट जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी आफ्टर ऑल। हेंस फॉर हिम द सोसाइटी इज, अगर कोई सोसाइटी को डेमोक्रेटिक होना है तो एक्सट्रैक्टिव पावर जो है वो किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सबके पास इक्वल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की ये बात कर रहे हैं। अब हम कंपैरेटिव जो एक स्टडी है वो देख लेते हैं मार्क्सिस्ट और एलिटिस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो नेचर क्या है डोमिनेशन का, इसमें मार्क्सिस्ट में वो कह रहे हैं कि भाई देखो, रूलिंग क्लास जो है वो होल्ड करती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को। एलिटिस्ट में कह रहे हैं कि भाई सिर्फ डोमिनेशन होगा किसका, एलिट का, कैपिटलिस्ट से उन्हें मतलब नहीं है। नेचर क्या है डोमिनेंट क्लास का, कॉज ऑफ इनजस्टिस इज सोशल डिवीजन। कह रहे हैं सोशल डिवीजन जो है वो मार्क्सिस्ट का मतलब है कि भाई कैपिटलिस्ट के हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और यहाँ पर वर्कर, ये क्या है, इनजस्टिस है। यहाँ पर क्या है, सोशल डिवीजन नेचुरल होता है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो एलीट, मतलब उनके पास क्वालिटी होती हैं तो इसलिए वो आगे रूल कर रहे हैं, वो रैशनल भी और फंक्शनल भी है, इसमें इनजस्टिस वाली कोई बात नहीं है। स्कोप ऑफ सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अगर सोशल चेंज लाना है तो वो वॉलेंट रेवोल्यूशन से होगा। और यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई सोशल चेंज जो है वो कन्फाइंड है सर्कुलेशन ऑफ इलीट में, ठीक है। भाई जो पावर है वो सिर्फ इलीट के अंदर क्या है, मतलब आपस में ही वो सर्कुलेट कर रहे हैं। नो स्कोप ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सोशल डिवीजन। स्कोप ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ट्रू डेमोक्रेसी ओनली पॉसिबल इन क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी जब होगी तब वहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी। और यहाँ पर एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट में हम देखें तो डेमोक्रेसी कैन बी पार्टली रियलाइज्ड थ्रू ओपन एलिट सिस्टम एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू वोट, मासेस विल नेवर रूल। कह रहे मास जो है वो कभी रूल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम मतलब अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि भाई आपको एलिट बनने का मौका, आप एक बार बन जाओ तो फिर बस आपके हाथ में भी पावर आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मास जो है वो कभी रूल नहीं करेंगे। ऑफ द पीपल बाय द पीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिटिकल अप्रेजल में हम देखें तो देख रहे हैं कि भाई एलिटिस एंड प्लुरलिस्ट थ्योरीज हैव एडेड an empirical dimension to democratic theory by incorporating results of sociological theory and research. This theory tries to justify phenomena of domination on grounds of certain outstanding inborn qualities। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये elite perspective है कि भाई इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं कि नहीं के पास, तो वो लोग आगे रूल कर रहे हैं।
और ऑन द ग्राउंड ऑफ बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट, जैसे कि जो हम प्लूरिस्ट पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो हमने पॉलीआर्की की बात की कि भाई पार्ट मतलब जो पावर जो है वो डिफरेंट एसोसिएशंस में है। अगर उनके पास मतलब जो एक ऑर्गेनाइज करने की एक क्वालिटी है, जैसे हम भारतीय किसान यूनियन का देखें तो भाई इनके साथ जो है बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने एक अपना आइडिया बनाया कि भाई हमें फार्म लॉ जो है वो रिपील कराने हैं। तो क्या हुआ, फार्म लॉ रिपील हो गए। तो इस चीज़ की वजह से वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये क्वालिटीज़ हैं कि इनबॉर्न क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन जो हैं वो मतलब एलीट की बात कर रहे हैं, और अगर बेटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्किल है आपके पास, तो वो क्या है, वो स्टेटस को जो है वो मेंटेन करके चल सकते हैं। तो आई होप गाइज यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, एज अ रिवीजन पर्पस भी देख सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब कोशिश की गई है कि हॉलिस्टिकली कवर की जाए चीज़ों को, और बहुत कम टाइम फ्रेम में। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं डेमोक्रेसी के सेकंड पार्ट में।